Hello friends, I am Bhushan. Today I work on ethics UPSC paper to introduce a something basic concept about these lessons. And now I am just discuss some topics that is interrelated uh, to the main components that headings is in ethics and human interface interfaces एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेसेस। देखिए बात ऐसा है कि कुछ रिवॉल्यूशंस के कारण कुछ बातें उत्पन्न होती है। जहाँ रिवॉल्यूशन नहीं आती है तो उसका कोई रिज़ल्ट भी नहीं आता है। तो सबसे बड़ी इसका रिज़ल्ट अगर कोई था, और प्रत्येक टर्मिनेशन में कुछ रिवॉल्यूशंस बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे एक मैं बात करूँ एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, इसने एक ऐसा चेंजेस लाया है सोसाइटी में, सोसाइटी की दृष्टि से व्यक्तित्व आप बोल सकते हैं किसी व्यक्ति का, इनके व्यक्तित्व में ऐसा प्रभाव पड़ा जिस कारण से एक जो चेंजेस आई हमारी सोसाइटी में, आदमी की समझ के प्रति, दूसरों के प्रति, कि इनकी भावनाएं क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, इनकी नीड्स क्या हैं, ये सारी टर्मिनेशंस की जितनी भी बातें हैं, ये सारी बेसिक फॉर्म इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस पे ही बेस्ड है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके कारण बहुत सारी इमोशंस जो हैं, आउटपुट जो भी थी, वो जितनी भी इनपुट थी वो सारी आउटपुट हुई है। इसमें सबसे बेसिक चीज़ अगर हम बात करेंगे, इसमें आपका इस रिवोल्यूशंस के कारण एथिक्स जो है बिकम मोर रेलिवेंट हो चुका है। रेलिवेंट, ये कुछ ज़्यादा ही रेलिवेंट है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आई, उद्योग क्रांति आया, एथिक्स जो है कुछ ज़्यादा ही रेलिवेंटेड हो गया। किस दृष्टि से हुआ? कुछ बातें हैं जो हम लोग, हमारे समाज में जो दिखता नहीं है, जो हमें लेकिन समझ में आता है, ऐसा हुआ है। इसमें क्या हुआ है? नंबर 1 की अगर हम बात करें, जैसे कॉलोनीज़ की फॉर्मेशंस हुई है। हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनाइजेशंस आप कह सकते हैं। सबसे दूसरी बात, इम्पेरियलिज्म की जो व्यवस्था है, इनकी जो भावनाएं, रचनात्मक बातें समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के समझ में क्या होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी चेंजेस लाई थी। और उसमें ये हुआ था कि रिच बिकम रिचर और पुअर बिकम पुअरर, पुअर और पुअर। इसका क्या कारण हो सकता है? कारण इसका ये है, इसका रीज़न, इसका अगर आप बेसिक में जाएं तो इसका एक रीजंस आप फाइंड आउट करें। इनकी क्या रीजंस हो सकती है? इस दो बातें की रीजंस क्या है? इस दो बातें की रीजंस इस बात से निर्भर करती है कि हमारी जो सामने वाले की जो नीड थी एक समय में, कि उनके थ्रू हमें कहना क्या है, ये कतई बिल्कुल नहीं जानते थे कि हमें किस हिसाब से बात करना है। और इनका सबसे बड़ा कारण था, अगर मैं पुअरर और पुअरर का अगर बात करूं, इनका सबसे बड़ा कारण था फियर, डर। पहले के समय में एक ऐसा होता था कि अगर आप किसी भी चीज़ का ऋण रखते थे, अगर आपसे वो ऋण लेता था, तब आप जो है उसके देने में कतराते थे। कारण ये था कि आपसे 3 गुना 4 गुना आपसे वसूला जाता था। तो पुअरर और पुअरर, रिच बिकम रिचर, यही कारण है। और ये सारा रीज़न एक बात पे डिपेंड करती है, वो है ब्रिटिशर कॉन्सेप्ट।
इस समाज में अगर किसी भी तरह का वैल्यू, अगर इस तरह का वैल्यूएशन अगर ऐड हुए हमारे समाज में, ये ब्रिटिशर्स कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं इसे, उन्हीं का तो काम था कि जितने भी हैं खेती वाले, जितने भी गांव में व्यवस्थित व्यक्ति हैं या उनका परिवार है जो काम काज में बटे हुए हैं, उनसे 2 गुना 3 गुना उनसे कर वसूलना है। और उस कारण से जो है वो पुअर और पुअर बनते ही जाते थे और ये ब्रिटिशर्स कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुके थे। और ये भली भांति हमारे जितने भी समझदार जो भी थे थिंकर्स आप बोल सकते हैं, एज ए सोशलिस्ट थिंकर इस बात को अच्छे से समझ सकते थे कि ऐसा क्या कारण हो सकता है। तो कुछ रीजंस के कारण बातों को बहुत ही मतलब निसंदेह उन पे शक किया करते थे और उसे ना समझकर बिल्कुल बर्खास्त कर दिया करते थे ये ब्रिटिशर्स। लेकिन कुछ रेलिवेंट बातें आई, कुछ समझदारी आई, और समझदारी ये था कि अब तो हमें जो भी जाना है वो चला गया है, तो इस बात पे और हम कितनी इमोशंस होकर अपनी बातों को रखेंगे, अपनी भावनाएं समझेंगे, भावनाएं बता पाएंगे। तो आज की क्लास पूरी की चर्चा इस पे ही निर्भर करती है, ये एथिक्स, जिसे हम लोग नैतिकता का भार या आप नैतिकता का परिभाषित आप शब्द कह सकते हैं। एथिक्स शब्द ग्रीक वर्ड है जो एक इथोस से बना हुआ है। इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन ग्रीक वर्ड कोल्ड इथोस। आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब क्या है भाई? कैरेक्टर है, कैरेक्टर है मतलब चरित्र। जहाँ चरित्र की बात आती है तो इस पे डिपेंडेंट हैबिटेट आ जाती है कि भाई हैबिट भी तो है। अगर हैबिट अगर सच है, सही है, तभी तो कैरेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं। एक बात और है कि हमें सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत कैसे होना है। तो हम ये कह सकते हैं कि वे टू बिहेवियर भी है, वे टू बिहेवियर। तो ये सारी बातें इस बात पे डिपेंड करती है कि ये एथिक्स को और इनकी ह्यूमन साइकोलॉजी को और हम कैसे ऐड करें, इस बात से ये पूरी की पूरी कथा, अब ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी कथा इस पे डिपेंड करती है। और अगर कुछ एक स्टडीज़ है, अगर मैं कुछ चर्चा करूँ स्टडीज़ के बारे में, ऐसा कह सकते हैं कि स्टडीज़ प्ले ए वाइटल रोल for input some knowledgeable concept। कुछ स्टडीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि अंदर की बातों को, समझदार बातों को बाहर निकालने में। तो कुछ ऐसा था स्टडीज़ में कि आप ऐसा कह सकते हैं कि राइटफुलनेस और एक हुआ है रॉन्गनेस, ये दो बातें ना ह्यूमन एक्शन, उसे बोलते हैं स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन एक्शन, के तहत इस बातें को पूरा डिफाइन करते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ये स्टडीज़ यही बताती है। तो ये तो हमारी क्या हो सकती है, ये हमारी स्टडीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड स्टडीज़। और जहाँ स्टडीज़ की बात आए तो वहाँ प्रिंसिपल की तो बात आएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई साहब फिर अगला प्रिंसिपल क्या हो सकता है। प्रिंसिपल ये है जो हमें गाइड करता है कि हमें करना क्या है। इट मीन्स विच गाइडेड अस टू व्हाट टू डू और व्हाट
नॉट टू डू, और क्या नहीं करना है। प्रिंसिपल हमें गाइड करता है कि व्हाट टू डू, गाइड अस व्हाट टू डू और नॉट, क्या करना है नहीं करना है, कुछ प्रिंसिपल्स है तो गाइड करती है। तो ये प्रिंसिपल्स, ये स्टडीज़, ये सब किस पे डिपेंडेंट है? कभी सोचा है? अगर कभी आप सोचें, ये दो चीज़ अगर मैं बात करूं, तो ये दो चीज़ ह्यूमन हैबिटेट या ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर। ये एक ह्यूमन नेचर पर बेस्ड है। कुछ मटेरियलिज्म है जो इस बात को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करते कि ये एथिक्स है। जैसे कि क्या, हमेशा हमें ये याद रखना है कि एथिक्स जो है, नैतिकता, किसी रिलीजन की बात नहीं करती, लाइक डिसलाइक की बात नहीं करती, मॉरलिटी की बात नहीं करती है। इट्स नॉट अबाउट एनी रिलीजन, डिसलाइक एंड लाइक, एंड नंबर थर्ड इज मॉरलिटी। अगर मैं लिख दूँ यहाँ कि रिलीजन, लाइक डिसलाइक, पसंद करना ना पसंद करना, और नंबर 3 मॉरलिटी, मॉरलिटी। ये 3 बात पे एथिक्स कभी बात ही नहीं करती है और कभी एप्लीकेबल होता भी नहीं है। रिलीजन चाहे किसी भी चीज़ का हो, आप कहीं से भी आप संपर्क हैं, आपकी कोई भी रिलीजन हो, ह्यूमन तो एक है। कह सकते हैं ना कि होमो सेपियंस इज़ वन। होमो सेपियंस क्या है? एक ही है भाई। समझदारी वही है, बातें वही करेंगे, खाएंगे वही, कुछ अलग तो करेंगे नहीं। तो हमारी जो हैबिट है, जो भी चीज़ है, इस सब तो भाई इसी से जुड़ा हुआ है कि बंदा होमो सेपियंस है। कह सकते हैं ना ऐसा, बिल्कुल कह सकते हैं। लाइक डिसलाइक, पसंद भी है हमें, ना भी पसंद है। कोई लड़की अगर हमें पसंद करती है तो हम उसे पसंद है, नहीं करती है नहीं करती है, ना हम पसंद है वो, ना मुझे पसंद है। ऐसा भी तो होता है। तो पसंद नापसंद, ये धार्मिक बातें, ये मॉरलिटी, इसको नैतिकता भी हम कह सकते हैं। ये सारा का सारा, ये जितने भी इंटेलेक्चुअल्स पार्ट हैं, ये एक होमो सेपियंस के अंदर बहुत आसानी से पाए जाते हैं, जो आप सही से समझ सकते हैं इस बातों को। ये है इनकी एथिक्स। ये सारी पार्ट एक इंट्रोडक्शन के तौर पर थी। इनका बेसिक समझदारी अब शुरू होती है कि इनके हम आगे ये देखेंगे, इनके सार से शुरू करेंगे। इसे हम कह सकते हैं एसेंस ऑफ एथिक्स, मतलब नैतिकता का सार। तो भाई वो है क्या? कोशिश करते हैं जानने का क्या है। देखिए, अगर सार का अगर हम बात करें, एसेंस, जिसे हम कह सकते हैं कि भाई एसेंस है ये, एसेंस, इसे बीच में बजाते हैं, एसेंस ऑफ एथिक्स। एसेंस ऑफ एथिक्स जो कुछ क्वालिटीज़ पे डिपेंड करती है, कुछ समथिंग, इसे कहते हैं इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ समथिंग। क्या कह सकते हैं इसे? दैट इज कॉल्ड एन इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ समथिंग। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब इसका ये है कि आंतरिक गुणवत्ता, मतलब अगर इंटरनल समझदारी
अगर एक सुपर ह्यूमन मतलब एक होमोसेपियंस की बात करें, एक होमोसेपियंस के अंदर एक सही कैरेक्टर, एक सही डिसीज़न लेने का फॉर्मूला और एक सच्ची बातें या मतलब निष्ठापूर्ण समय, ऐसा कह सकते हैं कि निष्ठापूर्ण किसी भी काम को करने की चेष्टा हो, हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी भी आप बोल लें, सिंसियरिटी हो, ये सारी एक इंट्रिंसिक क्वालिटी होती है। तो अगर इस क्वालिटी को अगर हम बोले तो एक इंट्रिंसिक क्वालिटी है। जब क्वेश्चंस जब आती है ना यूपीएससी पे, कुछ क्वालिटीज़ ऐड करना चाहिए कि अगर हम कुछ क्वालिटीज़ अगर ऐड कर रहे हैं तो कुछ कीवर्ड के टर्म में इससे प्रेडिक्ट किया जाता है, और वो कीवर्ड है इंट्रिंसिक, जिसको आंतरिक गुणवत्ता भी आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नैतिकता का सार जो है लगभग ऐसा कह सकते हैं कि हम 6 से 7 टर्म में वो डिफाइन है। तो पहला क्या है भाई? पहला अगर हम बात करेंगे, इट इज ए सेंस ऑफ जस्टिस। बहुत बड़ी बात है, सेंस ऑफ जस्टिस, न्याय, समझदारी, मतलब समझदारी से किसी बातों को न्याय करना, मतलब हल करना अपने आंतरिक मामले पे। तो सेंस ऑफ जस्टिस। नंबर 2 अगर हम बात करें, बेनिफिट्स फॉर एन इंडिविजुअल्स। धीरे धीरे सब पर बातें करेंगे। नंबर 3, सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर। Number 4, abstract and subjective. Abstract and subjectives, और कुछ बातें इंटरलिंकिंग ही है। ऑपरेट एट डिफरेंट लेवल लाइक इंडिविजुअल्स। तो भाई ऐसा क्या हो सकता है? बातें करते सेंस ऑफ जस्टिस की, धीरे धीरे सबको मैं व्याख्यात करता हूँ। सेंस ऑफ जस्टिस ये कहती है कि मनुष्य की जो समझदारी, उनकी भावनाएं, समझ जो है, अगर वो कोई दूसरा वाला अगर आकर, या कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, आप कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में या किन्हीं एक फैमिली के बीच में अगर वो बातें कर रहे हैं, वो अपना सुझाव देने आते हैं, तो हमें मतलब ऐसा पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि वो शायद जस्टिस दे भी पाएँ। तो इनका सीधा साधा फॉर्मूला है कि अगर अपनी बातों को आप खुद से हल करेंगे, अगर आप अपना जज खुद बने, अपनी न्याय खुद करें, दैट्स ए क्वालिटी ऑफ एन एसेंस ऑफ एथिक्स। कह सकते हैं कि ये एक एसेंस ऑफ एथिक्स का एक क्वालिटी है, जिसे हम सेंस ऑफ जस्टिस कहते हैं। ठीक है ना? ये एप्लीकेबल होगी जब केस स्टडी हम सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर इससे एक इंटर रिलेटेड टर्म्स केस स्टडी में हमें देखने मिलेगी। तो ऐसा क्या हो सकता है केस स्टडी भाई? ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा बहुत कुछ हो सकता है कि किसी भी आप एक अप्रोच को, एक कहानी के अप्रोच को आप इससे संबंधित स्टेक होल्डर के थ्रू आप इसे समझा सकते हैं। ये सारी बातें मैं क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस जब मैं करूँगा हल, तो बिल्कुल इस बात पे निर्भर करेंगे और इसे सॉल्व भी करेंगे कि आगे का प्रोसेस, फॉरवर्ड जिसे बोलते हैं ना, फॉरवर्ड स्टेप्स क्या है। तो सारी बातों को हल किया जाएगा, देखा जाएगा, समझेंगे, सीधा कहें कि डिकॉर्ड करेंगे कुछ मैटर्स को, सब्जेक्टिव मैटर्स को डिकॉर्ड करेंगे। तो सेंस ऑफ जस्टिस यही है कि अपना गुणवत्ता अनुसार
खुद का न्यायिक मामला एज ए रिजल्ट परिणाम के तौर पे निकाले तो एक सार है, एसेंस ऑफ एथिक्स का एक क्वालिटीज़ है। ये फर्स्ट नंबर 2 बात करें तो बेनिफिट्स फॉर एन इंडिविजुअल्स। कुछ बातें अगर कोई अकेला में अगर वो खुद पूरे कंप्लीट कर रहे हैं बातों को समझदारी के साथ, तो उनके लिए बेनिफिट्स ये है कि वो सामने वाले इंसान को तो कुछ ना ही बोल रहा है और जानना भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिना कुछ बताए या बिना कुछ हेल्प लिए अगर आपका काम अगर आप अकेले से उसे समाप्त करते हैं, उस कार्य को पूरा करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बेनिफिट है। और इससे एक बहुत बड़ी चीज़ उत्पन्न होती है, कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस, ये सब टर्म है, यूज़ कर सकते हैं आप एज इन यूपीएससी पेपर्स 4 में, केस स्टडी वगैरह में ये सब टर्म आपको यूज़ करना है। इट्स अ वेरी सुपर बेनिफिशियल फॉर गेटिंग अ गुड मार्क्स। कॉन्फिडेंस, यही है भाई बेनिफिट इंडिविजुअल्स की। बातों को अकेला ही हल करना सीखें तो एक मोटा मोटी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये भी एक एसेंस ऑफ एथिक्स है, मतलब नैतिकता का सार है। 2 चीज़। तीसरी में अगर बात करूं तो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर। इसका सही अगर मैं एक वर्ड में आंसर बताऊं कि हाउ पीपल बिहेव इन फ्रंट whenever suffering from adverse condition, कि मतलब अगर बड़ा ख़राब कंडीशंस में वो फंसे हुए हैं, इस मैटर पे लोग कैसे अपने आप से बिहेव करेंगे, सामने वाले से कैसे बिहेव करेंगे, तो ये सबसे बड़ी मैटर करती है। चाहे वो इंसान खुद वो गड्ढा में फंसा हुआ है, वो सामने वाला को देख के वो किस तरह से बिहेवियर अपना थॉट सामने से एक्सप्रेस करता है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो ये सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर का एक सीधा साधा सार मीनिंग है कि हाउ पीपल बिहेव इन फ्रंट ऑफ एनी पीपल्स दैट आर सफरिंग फ्रॉम एनी एडवर्स कंडीशंस। एंटायर लाइफ भी आप कह सकते हैं, या मोस्टली आप इंडिविजुअल सर्टेन टाइम्स के लिए भी आप इस बातों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं। ये सारी सार है। तो ये एक सबसे बड़ी मैटर है। इनकी कुछ क्वालिटीज़ ये है, ये कुछ जो बातें हैं ना, ये सारी बातें बिल्कुल समझ में आएगी और इसे प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। और इन्हें एक क्वेश्चंस पेपर में आंसर शीट में इसके साथ हल करें विथ फुल ऑफ चार्ट या फ्लो ऑफ चार्ट भी आप कह सकते हैं। फ्लो ऑफ चार्ट के साथ आप अच्छे से डिस्क्राइब अगर आप इतना भी करते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल है मेरे हिसाब से। तो नंबर 3 कंप्लीट शायद है। अगर मैं चौथा का बात करूं, मतलब 4th, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट एंड सब्जेक्टिव्स। तो क्या डिफाइन करती है ये? मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल इमोशंस क्या हैं, बहुत बड़ी मैटर है। मुझे ऐसा लगता है कि इनका तो एक क्लास ही चलना चाहिए। इंडिविजुअल इमोशंस, ये टर्म हमेशा उस कंडीशंस पे एप्लीकेबल है। ये बातें ये करती हैं कि इनका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इमोशंस क्या पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, दोनों हो सकती है, या बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ऐसा भी होता है। कुछ इंसान अगर ऐसा कहते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, साइंस में भी है पॉजिटिव नेगेटिव, हम इंडिकेट करते हैं हर टर्म में। किसी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हर टर्म को हम इंडिकेट करते हैं। तो कुछ ऐसे भी इंसान हैं जिनके अंदर कुछ है ही नहीं, तो वो क्या है? दैट इज़ कॉल्ड ए न्यूट्रल।
कह सकते हैं, साइंस की भाषा में भी इसे न्यूट्रल ही कहते हैं। न्यूट्रल, अगर यही है जीवन जीने का सार, यही है लाइफ में, अगर कुछ अप्रोच के साथ अगर आप बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं कि आपको हर फील्ड में आपको समझदारी के साथ काम ले, दैट इज कॉल्ड ए न्यूट्रल। बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी होना भी चाहिए। अब मेरा एक व्यक्तिगत मामला, व्यक्तिगत फैसला आप कह सकते हैं कि मेरा एक व्यक्तिगत फैसला ये है कि मैं इन दोनों पे विश्वास उतना नहीं करता हूँ कि कुछ पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है। अगर बातें समझदारी, अगर लड़का या लड़की ठीक ठीक समझें किसी भी मैटर लेकर, अगर उनका आराम से हल निकालें, तुरंत आपको एक्शन नहीं लेना है। जब आप शांत हों तब आप एक्शन लें, अपने इमोशंस पे थोड़ा आप कंट्रोल करना है। अगर ये बातें, अगर आप परिणाम बहुत अच्छा देता है तो आप ये पाएंगे, आप 80% केस में आप ये पाएंगे कि आपकी जो परिणाम निकलेगी, रिज़ल्ट जो पास आउट होगा, वो न्यूट्रल ही कुछ आप निकाल पाएंगे। मतलब एक न्यूट्रल चीज़ भी कह सकते हैं कि एक इट इज़ अ वे, इट इज़ अ पाथ भी आप कह सकते हैं, इट इज़ अ पाथ ऑफ लाइट। ये एक ऐसा पाथ है जहाँ से आपको रोशनी प्रदान कर सकता है अपने लाइफ के लिए। देखिए एथिक्स, ये जो सार है ना, बहुत समझदारी की बात है। ये बहुत एक इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट है एक दूसरे में। ये सारी बातें इस बात पे डिपेंड करती है कि सामने वाला बंदा रिएक्ट क्या कर रहा है, समझदारी के साथ कुछ कहना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो ये है एसेंस ऑफ एथिक्स का कुछ कुछ डिफरेंशियल पॉइंट्स जिसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं आपको कि एक इंडिविजुअल इमोशंस दो टाइप के आप कह सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन अगर सच मन से अगर किसी भी बात को क्लियर किया जाए, फैसला लिया जाए समझदारी के साथ, किसी भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया जाए, इनका बेसिक रिज़ल्ट, आउटपुट जो हम कह सकते हैं, आउटपुट ज़्यादातर केस में न्यूट्रल ही आता है। और न्यूट्रल एक अच्छे रोशनी का आपको पाथ दे सकता है। इट मीन्स टू ग्रो अप इन योर लाइफ। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका देती है। तो ट्राई टू बी इम्प्रेस टू बी गेटिंग काम। मतलब न्यूट्रल होना है आपको ट्राई करना है, अपने खुद को आप इम्प्रेस करें, आप खुद को इम्प्रेस करें कि आपको काम होना है। काम डाउन, एक गाना चला है ना, काम डाउन, तो ये गाने के अनुसार आप एक गाना ही समझ लें कि ये गाने के अनुसार ही हम ये सारे टर्म्स को फॉलो करेंगे, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। तो आप कह सकते हैं कि हमें काम डाउन रहना है, मतलब कूल डाउन भी आप कहते हैं। कूल डाउन अच्छा शब्द है, अपना शब्द लग रहा है कूल डाउन, ठीक है ना भाई। ये सारी है, ये कुछ बातें हैं। आगे मैं अगर कुछ बात करूं तो इन सबसे एक एक्सेप्शनल चीज़ ये आता है, ये सारी बातें ख़त्म होने के बाद एक समझदारी ये भी आती है कि दैट एसेंस ऑफ एथिक्स, बहुत बड़ी बात है। बात यह है कि द एसेंस ऑफ एथिक्स इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉट ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। क्यों नहीं है, इसका रीज़न क्या है। जब भी बातें यहाँ होती है ना, इसकी रीज़न्स मांगे जाते हैं। विदाउट रीज़न फिर ये बिल्कुल भी रद्दी है, ये कोई काम का नहीं है।
जहाँ बातें में रीजंस नहीं है, कंक्लूजन नहीं है, वहाँ बातें बिल्कुल डिस्ट्रॉयड है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरा डेड ऑर्गेनिक वर्ड्स है। इनका रीजंस क्या है कि एसेंस ऑफ एथिक्स इज नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। क्या रीज़न है? रीज़न ये है, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी। वो समय समय के साथ, आदमी आदमी के साथ और सामाजिक मुद्दे, सामाजिक तत्वों के साथ ये बात को इंटरलिंक करती है। ये इंटरलिंक ये करती है कि समय के अनुसार, समय के साथ समय चलना और आदमी का व्यक्तित्व आदमी के साथ ही जुड़ना और एक बहुत बड़ी चेंजेस सामाजिक मुद्दे के अनुसार, सामाजिक सोच के साथ समाज को बदलना ही एक बहुत बड़ी एसेंस ऑफ एथिक्स का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं माना जाता है। इसमें ये कहा जाता है कि ये चेंजेबल भी है, इट कैन बी चेंजेबल। ये सारी बातें एक बहुत ही बड़े समझदारी के साथ पूरा किया गया है और इसमें कुछ बातें ये ऐड हैं। इन सब में एक नोट डाउन जो सबसे बेसिक चीज़ है, जो मैं एक नोट के साथ नोट करवाना चाहता हूँ, इसमें यह है कि ट्रांसेंड द नैरो स्टिपुलेशन ऑफ लॉ। ऐसा कह सकते हैं कि ट्रांसेंड द नैरो स्टिपुलेशन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये है कि संकीर्णन शर्तों को पार करें कानून व्यवस्था के साथ। मतलब संकीर्ण शर्तों को पार करें। आपकी जो समझदारी के साथ आपका जो शर्त है, आप एक कानूनी अधिनियम के साथ उसे संपन्न करें, समापन करें, उन्हें पार करें, तब जाकर ये नैतिकता का सार पूरी तरीक़ा से कंप्लीट होगा। तो ये बहुत बड़ा नोट्स है, एक बेसिक पॉइंट्स है जो आप दर्शा सकते हैं कि ट्रांसेंड द नैरो स्टिपुलेशंस ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि संकीर्ण शर्तों को पार करें कानून अधिनियम के साथ। ठीक है ना? तो ये सारी कुछ नोट्स बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ चर्चा करना चाहिए, कुछ बेसिक पॉइंट्स ही रिकॉर्ड मैंने किया है। ये इनसे पिछले एक इंट्रोडक्शंस था, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, समझदारी नहीं घटना चाहिए। ये एथिक्स को बिल्कुल हम 80 दिन तक लेंगे, ये पूरे एथिक्स को कंप्लीट करने में 80 डेज़ मिनिमम लगेंगे इनमें। मैं अगर थोड़ा और आगे बढ़ूँ तो कुछ मैं कंपोनेंट्स को देखना चाहता हूँ। इनके कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं जो शायद किसी भी बातों को एक अच्छी समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें ऐसा लगता है कि कंपोनेंट्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंपोनेंट्स तो ऐसा क्या है भाई कंपोनेंट्स में? देखते हैं फिर। कंपोनेंट्स ऑफ एसेंस ऑफ एथिक्स। ऐसी क्या कंपोनेंट्स हैं? नंबर 1 दैट इज चॉइस, चुनने का मौका। हर एक वो इंसान एप्लीकेबल है अपने लाइफ में जो किसी भी चीज़ का एक चुन सकता है, चाहे वो एज ए स्टडी कॉन्सिक्वेंसेस हो, या एज ए लाइफ पार्टनर आपको चुनना हो, या एज ए कोई डिसीज़न लेना हो, या एज ए कुछ आपको कोई घर खरीदना हो, या कोई कार बाइक खरीदनी हो। आपका चॉइस आपके अनुसार ये तय करेगा कि आप आने वाले समय में कहाँ निर्भर करते हैं, आप डिपेंड कहाँ है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं ना कि सच चॉइसेस मैड रिफ्लेक्ट इन आवर एक्शन। कह सकते हैं कि सच चॉइसेस मैड रिफ्लेक्ट्स इन आवर एक्शंस। हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ
चॉइस जो है ना हमारे एक्शन को रिफ्लेक्ट करती है, बिल्कुल। और इन्हीं में से एक टर्म है एक्शंस, जो इनका एक दूसरा कंपोनेंट बनता है, दैट इज कॉल्ड एन एक्शंस। और एक्शन क्या करता है भाई? टर्न शॉ थ्रू आवर फिजिकली माइंडसेट। क्या मतलब हुआ इसका? कि हमारा एक्शन जो है, काम करने का तुरंत एकदम एक्शन लेना, हमारा एक फिजिकली माइंडसेट को इंडिकेट करता है कि भाई हमको करना क्या है। चॉइस तो मैंने कर लिया कि भाई मैं एक शोरूम में गया, मुझे एक कार लेनी है, मान लो मैंने एक थार लिया, तो ये मेरी चॉइस है कि मैं एक ब्लैक थार लूँ। और ये मैंने घर से ही सोच के गया। अब मैंने वहाँ गया, मेरे सामने 4 कार लगी हुई हैं, लेकिन मुझे तो थार ही लेना है। अब मैंने थार लिया, अब मेरा एक्शन है भाई वो कि नहीं मुझे तो लेना है। अब मैंने एक चॉइस के साथ उसे उठा लिया कि यार मुझे लेना है। अब जो है आपका एक एक्शन ये दिखेगा, आप फिज़िकली उसे फिर उनको आप इनके ब्रेक, इनके आप स्टीयरिंग, इनके व्हील्स, इनके सारा माइलेजेस आप खुद हैंड टू हैंड उनके प्रेजेंटेशन से आप बात करेंगे, और आप ये पाएंगे कि हमारा जो चॉइस था ये एक्शन में बदल गया है, बाय फिजिकली नॉट मेंटली, बाय फिजिकली नॉट मेंटली। ये बहुत बड़ा टर्म है, आप इसे याद करना। और फिर इनके बाद आ जाता है हमारा बिहेवियर। जहाँ हम एथिक्स की बात करें वहाँ बिहेवियर की बात ना हो, ऐसा कहीं नहीं होता। तो हमें बिहेवियर तो लाना ही पड़ेगा ना। तो बिहेवियर ये हो गया, इट्स वे दैट वी एक्ट। सोसाइटी में मैंने कार तो ले आया, पैसा निकाल के तो दे आया, थार को मैंने उठा कर लाया भाई, कि चला कर लाया, उठा के तो कोई ला ही नहीं सकता, चला के लाए, सोसाइटी वाले देखे हमें। और भाई हम तो फिर गबरू जवान, फिर मैं तो यार शो अप करने लगा। बहुत कोई करते हैं, मान लो आप शो अप करने लगे, और वो शो अप से आपको इंसान इस तरह से जज कर रहे हैं कि भाई आप क्या एक्ट कर रहे हो उनके सामने। हाँ भाई, जैसे आप प्रणाम करते थे, क्या अभी आप कर पा रहे हो? अगर आप कर पा रहे हो, मैं इस टर्म का बात करूँ, हाँ, कि अगर आप अभी भी एक थार लेने के बाद उनका एक रिस्पेक्ट कर पा रहे हो, तो आई थिंक दैट इज़ कॉल्ड ए सुपीरियर बिहेवियर। ये सुपीरियर बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती है। बहुत बड़ा टर्म है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ कीवर्ड्स ही हैं जहाँ पर आप कुछ बातें को एप्लीकेबल दे सकते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, तब एथिक्स को कंप्लीट आप मानेंगे। और बिहेवियर अगर आपका बिल्कुल भी इनका रेसिप्रोकल रहा, सुपीरियर का रेसिप्रोकल अगर आप रहा कि भाई मैंने तो थार निकाला है, मुझे तो किसी से बात नहीं करनी, तब इसे एथिक्स के सेंस से हम क्या कह सकते हैं? इट्स ए इन्फेरियर बिहेवियर। बहुत बड़ी बात है ये, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ सारे से कि इस तरह के टर्म बिल्कुल भी जहन में नहीं होना चाहिए। इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। हम कह सकते हैं इसे, और हमें कहना भी चाहिए। हमारे समाज के लिए ये सही चीज़ नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि एक इंसान का बिहेवियर ही उन्हें बहुत आगे ले जाता है, और उन्हें ये समझदारी ये दिखाता है कि भाई आप कहाँ तक हो। आप जैसे आप किसी आप आईएएस के ट्रेनिंग सेंटर, जिसे हम लवाशना कहते हैं, जो मसूरी में है, उनका लोगो क्या है? उनमें एक मैसेज है
मैसेज क्या है भाई उसका? मैसेज है शीतलम परम भूषणम। इट मीन्स कैरेक्टर इज ए हाईएस्ट वर्चुअस, मतलब चरित्र ही क्या है? सुपीरियरिटी है भाई। चरित्र ये अगर ख़त्म है तो आप कुछ भी कर लें, आप फिर पावर तो भूल ही जाइए, आप उसके नज़दीक तक भी नहीं रह पाएंगे अगर आपके पास चरित्र नहीं है। तो इसे कहते हैं ना हमारे समाज में कि कैरेक्टरलेस इंसान का कोई वैल्यू नहीं होता। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, ठीक है ना? चरित्रवान बनना है, चरित्र सही रखना है, और अपने एक अच्छे बिहेवियर के साथ सारा काम को हमको एक्ट करना है कि भाई हम कैसे करेंगे और कैसे हल करना है। हमें इस बिहेवियरल थॉट के साथ चलना है, तब जाकर हमें एक एथिक्स को हम पूरा मानेंगे कि हाँ ये एक सच का नैतिकता है और हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, इसे सोसाइटी भी एक्सेप्ट करेगी। और ये बातें सभी पे लागू होती हैं। ये कुछ कंपोनेंट्स की बातें हैं, एसेंस ऑफ एथिक्स की कुछ कंपोनेंट्स। अब अगर कंपोनेंट्स है, तीसरी बात यहाँ आ जाती है, दूसरी बातें थी। तीसरी बात अगर मैं बात करूँ कि अगर ये कंपोनेंट्स हैं तो भाई नीड्स भी तो होंगे। भाई ज़रूरत क्या है भाई? नीड ऑफ एथिक्स क्या है? नीड ऑफ एथिक्स क्या है? अगर मैं बेसिक अगर मैं 2-3 पॉइंट का अगर मैं चर्चा करूं कि भाई हमें एथिक्स का नीड क्यों है भाई, सीधा बोलो ना यार कि एक गुड सिटीजनशिप को बनाना है, मेकिंग। भाई और क्या करना है? वैल्यूज़ ग्रोथ करना है। वैल्यूज़ क्या करनी है? ग्रोथ करनी है और सबसे बड़ी चीज़, बहुत बड़ी बात, सेल्फ सेटिस्फैक्शन ग्रो अप करना है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन ग्रो अप करना है। एथिक्स की नीड क्यों है भाई? एक गुड सिटीजन्स हमें एक अच्छे नागरिकता के अनुसार, एक अच्छे समझदारी के साथ एक अच्छे नागरिकता हमें बनकर भारत देश में रहना है, देश की सेवा करना है। आप इस बात को मानते हैं? आपको मानना चाहिए, बिल्कुल। आप इस बात पे बिल्कुल भी संदेह ना करें कि हमें एक अच्छा बनना है कि नहीं। आप बिल्कुल बने, आप जैसे भी हों, आपको एक सच्चा नागरिक बनना ही चाहिए और हमें यही ज़रूरत है हमारी नैतिकता में। और एक वैल्यूज़ ग्रोथ करनी है भाई। तो ये वैल्यूज़ ग्रोथ कैसे करेंगे हम? हाउ? वैल्यू ग्रोथ कैसे करें? इनका सारा अगर आप बात करेंगे, इनका कॉन्क्लूज़न पे आप ये पहुँचेंगे। इनका कॉन्क्लूज़न ये है, मतलब कह सकते हैं भाई रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट लेनी है तो देनी पड़ेगी भाई। रिस्पेक्ट लेनी है तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तब जाकर हमारा वैल्यूज़ ग्रोथ करेगा। व्यक्ति का वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है भाई जीवन में। अगर एक बार वैल्यू गिर गया तब तो फिर वो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड है, फिर तो फिर उठ भी नहीं सकता यार वो। और नंबर 3, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, संतोष, खुद पे संतोष। खुद पे संतोष होना बहुत ज़रूरी है यार। और आपको ये बात मान लेना है कि भाई मेरे पास जो भी है बहुत है, एक्सेस है, और नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कुछ कीवर्ड्स हैं ये जो बहुत ही ज़्यादा बातें करेंगे, आपको समझदारी के साथ रास्ते दिखाएंगे कि एथिक्स में ये सब सारी चीज़ें को मतलब एक बहुत ही अच्छे वैल्यूज़ के साथ आप ऐड कर सकते हैं। इन्हें एक बहुत अच्छे वैल्यू के साथ इसे ऐड कर सकते हैं। तो कुछ अगर एथिक्स का कॉन्सिक्वेंसेस अगर जान लें तो शायद इस टॉपिक को शायद हम समाप्त कर सकते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करें कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स क्या होनी चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स क्या होनी चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स की अगर हम बात करें ना, तो पहला आप खुद को एक तरफ मानो और एक सोसाइटी को आप एक तरफ मानो। आप कुछ रिलेटेबल बातें, आप कुछ रिलेटेबल चीज़ आप कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं बातों को। जैसे अगर हम बात करेंगे फॉर इंडिविजुअल्स और बात करें कि फॉर सोसाइटी, तो हम ये पाएंगे कि इंडिविजुअल्स में बहुत ज़रूरी क्या है भाई, आपको हैप्पीनेस कोई नहीं देगा, आपको खुद से ढूंढना है। कहाँ से मिलेगा भाई? सेल्फ सेटिस्फेक्शन से मिलेगा। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, संतोष अगर आपके पास अगर आपके पास है, संतोषजनक है, अगर आपका वैल्यूज़ आप बहुत तरीक़ा से पूर्ण है कि बस मुझे अब इतना ही है, तो ये हैप्पीनेस आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको मेहनत करना है, और ये हैप्पीनेस का आने का एक और तरीका ये है कि सिंसियर वर्क। हैप्पीनेस कहाँ से आती है? वेयर डज हैप्पीनेस arises? To doing with focusing sincere work, or to conclude with sincere work, that kind of happiness will arise। कह सकते हैं ये। फिर सोसाइटी में भाई क्या चाहिए? पीस चाहिए। आप एक आदमी शांत हैं, अब से मान लो सोसाइटी में अगर 10 आदमी अगर हैं, इनके घर के बगल में आपके रामू या सोहन या मोहन नाम का कोई भी व्यक्ति है, अगर रामू शांत है या सोहन मोहन लड़ रहे हैं, तो क्या रामू भी शांत रह पाएगा? बिल्कुल, तो वो भी डिस्टर्ब होगा। तो इनका क्या तरीका है? फुल्ली पीस, मतलब फुल्ली पूर्ण रूप से शांति चाहिए भाई। सोसाइटी में अगर सही तरीक़ा से एक व्यक्ति को अगर अच्छे से रहना है, तो फुल्ली पीस आप शांत बनाए रखें। और इंडिविजुअल्स में एक हैप्पीनेस, ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की जो पार्ट्स है, इन्हें ये डिवाइड करती है कि आप अपने एक खुद को उठा लें और एक सोसाइटी का रखें, तो आप एक इंटर रिलेटेड बहुत अच्छे करेंगे। इस कारण से पहला टर्म हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस अराइजेज होती है सिंसियर वर्क से। और फिर सोसाइटी की बात करें तो पीस, और जो फुल्ली तरीक़ा से शांति आप कह सकते हैं। और इनकी वजह से अगर आपके पास ये भी चीज़ नहीं है, आप ऐसा मानते हैं कि शायद हमें यह ना मिले, तो आप एक काम कर सकते हैं। काम ऐसा है कि अगर आपको लगे कि ये अगर एप्लीकेबल हमारी सोसाइटी में बिल्कुल भी नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप मतलब एज ए सोशलिस्ट थिंकर के अनुसार अगर आप सोचें, तो आप कुछ अवेयरनेस निकालिए, अवेयरनेस प्रोग्राम आप कीजिए। अवेयरनेस प्रोग्राम में बहुत की समझदारी यहाँ से भी खुलती है कि भाई हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप कुछ अवेयरनेस प्रोग्रामिंग निकालिए, बिल्कुल भी अहिंसा के साथ। हिंसा नहीं करना है भाई, अहिंसकवादी बनकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम आप ओरिजिनेट कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए। आप देखेंगे बिल्कुल समझदारी आएगी। तो भाई क्या चाहिए? पीस, बिल्कुल। और दूसरी बात अगर बात करें, ये तो पहली बात थी, दूसरी बात करें भाई, पॉजिटिव आउटलुक होनी चाहिए भाई। कुछ अगर समझदारी से काम लेना है तो पॉजिटिव आउटलुक बहुत ज़रूरी है। सकारात्मकता भाव, मतलब बाहर से आप कैसे हैं, आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, हमेशा चार्जेबल रहना है, तब आप एक गुड पाथ में आप एक सरवाइव कर पाएंगे। सोसाइटी की बात करें तो एक गुड गवर्नेंस तो चाहिए ही भैया। ये गुड गवर्नेंस कॉन्सेप्ट जो है ना, आपको जीएस पेपर 2 में जब मैं बताऊंगा, वहाँ पर भी ये बात एप्लीकेबल होगी। ये गुड गवर्नेंस की बातें
मतलब कह सकते हैं कि ये एक चैप्टर ही है, कह सकते हैं। आपने बहुत सुना होगा, सुना ये है सुशासन की सरकार, जिसे कहते हैं सुशासन की सरकार, सुशासन की सरकार। ये सुशासन की सरकार यही है गुड गवर्नेंस, कि भाई जो जैसा गवर्नेंस है अगर वो ऐसा रह रहे हैं, उनके बाद भी वो रहेंगे, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ वो आ रहे हैं, अपने कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, अपने टेन्योर पूरा कर रहे हैं, उनके बावजूद भी वो फिर भी उस सीट पे हैं और काम उनका एक अच्छा ही चल रहा है सोसाइटी बेसिस पे, तो कह सकते हैं कि ये गुड गवर्नेंस का एक बेस्ट एग्जांपल है। आप एक किसी लीडर को लेकर, एक नेता को लेकर, आप एक नेता की उदाहरण देकर इस गुड गवर्नेंस की कॉन्सेप्ट को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, और जो करनी भी चाहिए। समय तो उतनी नहीं होती है कॉपी में, लेकिन अगर कुछ क्षणों के लिए अगर मुझे ऐसा लगता है 3 से 4 पॉइंट भी अगर आप इसमें लिख पा रहे हैं तो शायद शायद तो मैं नहीं बोलूँगा, ये तो ज़रूर बोलूँगा कि आपके लिए हेल्पफुल तो है। इसमें शायद वाली बात ही नहीं होती है। जहाँ समझदारी के साथ अगर काम को अगर पूर्ण रूप से किया जाए और थोड़ा सा समय के साथ किया जाए तो वहाँ शायद का कोई बात ही नहीं है, नंबर तो मिलना ही है भाई। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ टर्म्स हैं। तीसरा अगर मैं टर्म्स बात करूँ, क्रिएडिबिलिटी, क्रिएडिबिलिटी क्या बोलते हैं, क्रिएडिबिलिटी, इसको हम लोग शाख बोलते हैं, क्रिएडिबिलिटी। उसके बाद फिर अगर इनका तीसरा पॉइंट सोसाइटी में देखें तो है इंक्लूसिव ग्रोथ, या कह दें आप डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ या डेवलपमेंट। और ये क्रिएडिबिलिटी क्या है भाई, साख। आप जो है किसी काम को कर रहे हैं, प्रोसेस के साथ कर रहे हैं, और एक उनका जो सोर्स है कोई और अननोन सोर्स है, या आप ऐसा कर सकते हैं कि नकारात्मकता सोर्स है, तो ये क्रिएडिबिलिटी क्या हो जाती है, बिल्कुल लॉकडाउन हो जाती है। मतलब क्या, डाउन हो जाती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अगर ये किन्हीं साख का अगर डिस्ट्रॉयबल वर्जन है, क्या इंडिविजुअल्स के लिए, सोसाइटी के लिए आप इसे सही मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो साख होना बहुत ज़रूरी है। इसे आप ब्रांच भी कह सकते हैं कि एक ब्रांच भी होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लोग एक चेन के माध्यम से आदमी को अवेयर कर सकें। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर किन्हीं को, एक पॉलिटिकल पार्टी को, अगर वो अपने प्रचार में किसी भी तरह का सहायता, अगर किसी भी तरह से बातें आगे करते हैं, तो उनके लिए, उनके सोसाइटी के लिए आदमी, उनके सोसाइटी के ही आदमी एक चेन बनाते हैं। किस तरह का चेन है भाई? एक लॉन्ग चेन आप कह सकते हैं। क्या काम आता है? काम ये आता है कि उनका प्रचार हो सके, एडवर्टाइजमेंट हो सके, और उनकी बातों को, सोसाइटी के लोगों के प्रति इनकी बातों को रखा जाए। तो कुछ ब्रांचेस होती हैं, ये इंडिविजुअल्स बिल्कुल ही करते हैं, और इनका एक होना भी चाहिए। इनका आप ऐसा कह सकते हैं कि इनका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ये सारे टर्म्स को बिल्कुल भी डिनाई ना करें, एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। इनकी बातें यही हैं। सोसाइटी की बात करें तो इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, या डेवलपमेंट आप कह सकते हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में अगर थोड़ा सा भी अगर किन्हीं रोड में गड्ढा है, अगर इनकी लाइट का प्रॉब्लम है, या किसी भी जगह पे कहीं पानी का प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को अगर ग्रोथ में अगर तब्दील करना है तो बिल्कुल सोसाइटी वाले ही इसमें
मिलकर हेल्प करते हैं और इन्हें पूर्ण रूप से तैयार किया जाता है। इनका तैयार करने का मतलब ये है, ये मैं एक सोसाइटिकल व्यूज़ ऑफ माइंडसेट के साथ मैं सोच रहा हूँ। आप ऐसा कह सकते हैं कि सोसाइटल व्यू के साथ बातों को रख रहा हूँ यहाँ पर, सोसाइटिकल व्यू के साथ, तो सामाजिक मुद्दे के साथ मैं एक रख सकता हूँ। आप एज ए ह्यूमैनिटिज़्म, मतलब एक ऐसा कह सकते हैं कि मानवतावाद के अनुसार भी अपने बातों को आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो एथिक्स पे बिल्कुल भी हम किसी एक टर्म्स को कॉन्सिक्वेंसेस बना के उनको डिफाइन कर रहे हैं और इनको इंटरलिंक कर रहे हैं। इनका प्रोसेस ही यही है कि एक कॉन्सेप्ट को अगर आप इंटरलिंक करते हैं तो ये बिल्कुल भी आपका रद्द नहीं होगा और ये बहुत ही आपका हेल्प करेगा। तो इंटरलिंकिंग होना यूपीएससी में उनके मार्क्स को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी ज़रिया है और पढ़नी भी चाहिए। इनके थ्रू आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल। और अगर लास्ट की बात करें, जो पांचवा शायद है ना, चौथा, फोर्थ टर्म अगर मैं बात करूं फॉर इंडिविजुअल्स के लिए, तो भाई डिसीज़न मेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बंदा ही अगर डिसीज़न लेगा तभी सबका भला हो पाएगा। एक अगर समाज का मुखिया या उनके वार्ड कमिश्नर एक डिसीज़न लेते हैं, तब उनके समाज के, उनके गांव में उनकी सारी व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। और इस कारण से लोगों को समझदारी की राह पे चलना, बातों को हिसाब से बोलना और हर कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करना ही एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिणाम देती है, हम ऐसा कह सकते हैं। और अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो भाई साहब फेथ, विश्वास बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट भी आप कह सकते हैं, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी काम को करवा रहे हो, दुनिया में बिना ट्रस्ट के कोई भी काम संभव ही नहीं है। तो ट्रस्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन बातों को यहाँ तक अगर हम यहाँ से समझें तो मोटा मोटी मैं ये समझूंगा कि एथिक्स में जो हमें ये जानने को आज मिला कि इनकी जितनी भी सार हैं, भाषाएं हैं, इनकी कॉन्सिक्वेंसेस है, कंपोनेंट्स हैं, या इंट्रोडक्शंस में जो भी बातें कही गई है या यूनिवर्सल्स की बातें किया हुआ मैंने, ये सारी रिलेटेड टर्म्स फर्स्ट डे के लिए बिल्कुल भी आप इसे एक अच्छे समझ के साथ आप इसे एक्सेप्ट करें। इनका कुछ रिलेटेड फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि अगर अच्छे कीवर्ड्स अगर आप इसमें याद रखते हैं तो आप डेफिनेटली बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगे। और यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अगला क्लास में हम लोग कुछ ह्यूमन एक्शंस के एसेंस को डिस्कस करेंगे, फिर ह्यूमन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे, कुछ कॉन्सिक्वेंटल एथिक्स जिसको हम लोग परिणामवाद नैतिकता कहते हैं, उन बातों को अच्छे से रखेंगे। फिर लास्ट में हम कुछ डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन एक्शंस की भी बातें करेंगे कि कुछ दृढ़ संकल्पता भी होना चाहिए। तो ये सारी बातें को सार रखकर इस क्लास को जो मैं आज शुरू किया, ये फ़िलहाल अभी यहीं तक है। फिर आगे की क्लास होती रहेगी और मैं कल कोशिश ये करूँगा कि जितनी जल्द से जल्द जीएस पेपर 1 का भी फिर मैं क्लास शुरू करूँ। ऐसे ही चलता रहे। बहुत सारा प्यार आप दीजिए और ये जो एक जर्नी है, एक बहुत अच्छे से मैं इसे पा सकूं, ऐसे पूरा कर सकूं इस जर्नी को, आप भी कर सकें। बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारा समझदारी के साथ वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, वीडियो को आगे बढ़ाइए। ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अच्छा वीडियो हम क्रिएट करें। और
अच्छी समझदारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।